नमस्ते दोस्तों, हम लोग हमारी सिविल अपराइजिंग की वीडियो को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं आज कुछ 7 सिविल अपराइजिंग्स की। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हमने यूपीएससी 2027 के कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे लॉन्च कर दिए हैं www.mannusangwan.in पे। आप लोग जाके वहाँ पे एनरोल कर सकते हो और अपने डिस्काउंट भी आपको वहाँ पे अच्छा खासा मिलेगा। एक और चीज़ दोस्तों, याद रखिए, हर रोज़ आपको थोड़ा ना थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा अपनी सफलता की तरफ, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है, मेरा नाम मनु सांगवान है और हम आगे की बात शुरू करते हैं। सिविल अपराइजिंग से एक ऐसा टॉपिक है जो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा फैक्चुअल डेटा इंप्लीमेंट करता है, लेकिन आपको ये याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए जब ये सिविल अपराइजिंग्स, ट्राइबल मूवमेंट्स और पीजेंट मूवमेंट सारी हो जाएंगी, उसके बाद मैं एक कंबाइंड वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें ट्रिक्स बताई जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए और तब तक हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरला पजहासी राजा की। देखो, पजहासी का मतलब होता है लायन ऑफ केरला। क्या मतलब होता है? लायन ऑफ केरला। आप ये समझते हुए चलो, मैं आपको स्टोरी भी बताते हुए चलूंगा। अब ये जो लायन है ना, ये जो केरला का लायन है, इन्होंने ये क्या किया? देखो हुआ क्या, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी पैरामाउंट से एस्टैब्लिश कर दी। किसके ऊपर? कोट्टयम। कोट्टयम कहाँ पे है? केरला के अंदर। क्या एस्टैब्लिश कर दी? पैरामाउंट से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आज के बाद ये सारे एरियाज हमारे हैं। लेकिन वर्मा पजहासी राजा ने बोला कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? केरला के ऊपर। उन्होंने पैरामाउंट से तो एस्टैब्लिश कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, इसके साथ साथ वो लोग बोल रहे थे कि हमें टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाओ, यानी कि हम अपने हिसाब से टैक्स लगाएंगे। एक्स ऑर्बिटेंट टैक्स इन्होंने एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। तो वर्मा पजहासी राजा ने रिवोल्ट करना शुरू किया और 1777 में फर्स्ट रिवोल्ट शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। पहली चीज, ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया और इनका बेटा वीर वर्मा को बैठाया। कहां पे बैठाया? गद्दी पे बिठाया। वीर वर्मा आया, वीर वर्मा ने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो जब वीर वर्मा ने भी रिवोल्ट करना शुरू किया तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ी और चीज़ें बिगड़ने के बाद कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि हमें और ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए। तो वीर वर्मा के अंदर जितने भी सोल्जर्स थे या जितने भी पीजेंट्स थे, उन्होंने दोबारा से पजहासी राजा के पास गए और उन्होंने बोला कि सरदार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। इसीलिए सेकंड रिवोल्ट शुरू हुआ 1800 से लेकर 1805 में, और 1800 में इसी को वायनाड डिस्प्यूट बोलते हैं। देखो, जब दूसरा रिवोल्ट था उसके अंदर ये गुरिल्ला फोर्सेस और गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। कौन लोग? पजहासी राजा और उनकी फोर्स। 1805 के अंदर पजहासी राजा को गोली लग जाती है किसी रिवोल्ट के अंदर ही और वो मर जाते हैं। इसके बाद ये रिवोल्ट सप्रेस हो जाता है और आसानी से सप्रेस कर देता है ब्रिटिशर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवध की। अच्छा, अवध कौन सा एरिया है? अवध वो एरिया है, सपोज करो ये उत्तर प्रदेश है, तो अवध ये वाला एरिया है। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? अवध बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे है ना, फोर्थ नवाब बने। कौन बने? वजीर अली खान। फोर्थ नवाब किसकी हेल्प से बने? ब्रिटिशर्स की हेल्प से बने। लेकिन फोर्थ नवाब बनने के बाद ब्रिटिशर्स इसको मन कही चीजें बोल रहे थे करने के लिए, जिससे वजीर अली परेशान हो चुका था। इसीलिए वजीर अली और ब्रिटिशर्स के रिलेशंस खराब हुए। तो ब्रिटिशर्स ने सादत अली खान को इसकी जगह नवाब बना दिया। लेकिन सादत अली खान भी रुकने वाला थोड़ी ना था, उसने भी बोला कि भाई ऐसा कैसे चलेगा। तो ये सब चीजें नहीं हुई। लेकिन कहानी मैं बताता हूं आपको। 1799 में जॉर्ज फ्रेडरिक नाम का एक ब्रिटिश हुआ जिसने वजीर अली को खाने पे बुलाया। वजीर अली खाने पे गया, उसने जॉर्ज फ्रेडरिक, इसके साथ साथ वजीर अली की फौज ने 2 यूरोपियंस को मार दिया। इसी को बोला जाता है मैसेकर ऑफ बनारस। याद रखो, मैं कहानियां साथ के साथ समझाते हुए जा रहा हूं। आगे ये कहानियां नहीं, आगे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स याद रखेंगे हम लोग जो फाइनल वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो क्या कहां तक पहुंचे हम लोग? इन्होंने खाने पे बुलाया फ्रेडरिक ने, वजीर अली गया, उसने फ्रेडरिक को मार दिया, वजीर अली की फोर्सेस ने उनकी फोर्सेस को मार दिया, और यहां से शुरू हुआ मैसेकर ऑफ बनारस। बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी दूसरी टुकड़ी सहायता के लिए बुलाई और वजीर अली भाग के चले जाता है जयपुर के रूलर के पास। भूटावल करके एक जगह है वहां पे, जयपुर का रूलर। अच्छा, यहां पे एक आदमी आता है जिसका नाम है आर्थर वेल्सली। ये क्या बोलता है कि हमें है ना, ये जो वजीर अली है ना वो चाहिए, हमें एक्स्ट्राडिट करवाना है। ठीक है, तो जयपुर का रूलर बोलता है कि 2 शर्तों पे कर देंगे। पहली, इसे जेल नहीं होनी चाहिए, दूसरी, इसको फांसी नहीं होगी। लेकिन ब्रिटिशर्स तब तो हाँ भर देते हैं, आने के बाद उसको जेल में डाल देते हैं। कहाँ पे? बंगाल की जेल में डाल के, और ये रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया जाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं गंजम एंड गुमसूर की। अच्छा, ये गंजम और गुमसूर क्या है? सपोज करो ये वाला ओडिशा है, ये मान लो ओडिशा है, तो यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है गंजम और इसके अंदर एक एरिया है जिसका नाम है गुमसूर। तो हुआ क्या, जब कार्नेटिक के नवाब ने ब्रिटिशर्स को ये वाला एरिया ब्रिटिशर्स को दे दिया था, तब उन्होंने बोला कि हमें रेवेन्यू चाहिए। लेकिन यहाँ के एक जमींदार हुए जिसका नाम था स्त्रीकारा भांज। ये कहानी है,
त्रिकारा भांज ने बोला कि मैं है ना रेवेन्यू नहीं दूंगा, मैं रेवेन्यू नहीं दूंगा, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, और फिर रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो त्रिकारा भांज के अगेंस्ट जो रिवोल्ट शुरू हुआ ब्रिटिशर्स ने वो सप्रेस तो कर दिया, इतनी बात मानते हैं। लेकिन आगे चल के 1805 1803 के अंदर धनंजय भंज जो इनके बेटे थे उन्होंने बोला त्रिकारा भंज को कि आप अब रिटायर कर जाओ। तो त्रिकारा भंज चले गए और धनंजय भंज ब्रिटिशर्स के साथ रिवोल्ट करने लग गए। ब्रिटिशर्स ने धनंजय भंज को हरा दिया, वापस से त्रिकारा भंज को गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन एक बाप तो बाप होता है, त्रिकारा भंज दोबारा से रिटायर हुआ, उसने दोबारा से धनंजय भंज को बैठा दिया। लेकिन ये सब जब चल रहा था ना, तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स को सही नहीं लग रही थी, और टैक्स के चलते, रेवेन्यू के चलते ये दोनों ही बाप बेटे लड़ाइयाँ कर रहे थे। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। उसके बाद त्रिकारा भंज की मृत्यु हो जाती है और बाद में जो कमांड संभालता है उसका नाम है दोरा बिसाई। और दोरा बिसाई 1837 में, अच्छा ये कब मरता है? 1835 में। और ये दोरा बिसाई 1837 फरवरी में मर जाता है, यानी कि उसके बाद ये कमान संभालता है। वही अपनी गोरिल्ला टैक्टिक्स या जो भी अब इनकी टैक्टिक्स होती है लड़ने की, उनसे लड़ते हैं, लेकिन ये भी जीत नहीं पाते हैं। ठीक है। उसके बाद गुमसूर की जो ज़मींदारी है वो ब्रिटिशर्स ले लेते हैं और बोलते हैं अब कोई तुम्हें हम नहीं दे रहे, हम तुम्हें ज़मींदारी, और डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड जैसे एरिया की। अच्छा सपोज करो ये झारखंड है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये वाला, यहाँ पे एक एरिया हुआ जिसका नाम था पलामऊ। अच्छा ये थोड़ा सा है, इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें फैक्चुअल याद रखनी है। पलामऊ एरिया के एक जमींदार हुए जिसका नाम था भूखान सिंह। अब ये किस लिए लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे एग्रेरियन लैंडलॉर्डिज्म और फ्यूडल सिस्टम की वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस हो चुका था। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट झारखंड के अंदर, जिसकी वजह से भूखन सिंह को लड़ना पड़ रहा था। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और ये भूकंप सिंह क्या थे? ये थे चेरो चीफ, एक तरह की ट्राइब मान लो, ये उनके चीफ थे, उनकी तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन कैप्टन जोन्स ने इन चेरो चीफ्स को हरा दिया और ब्रिटिशर्स की पैरामाउंसी एस्टैब्लिश कर दी यहाँ पे भी, पलामऊ नॉर्थ वेस्ट झारखंड के अंदर ही। आगे बात करते हैं और बात करते हैं पॉलीगर रिवोल्ट की। अच्छा ये पॉलीगर रिवोल्ट 2 पार्ट में हुआ। पहला जो पार्ट चला वो चला 1795 से लेके 1799 तक, और दूसरा चला 1805 तक। अच्छा इसकी कहानी इंपॉर्टेंट है, ये है वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीगर रिवोल्ट आ जाता है पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, कहानी सुनने की कोशिश करो। यहाँ के राजा हुए कट्टाबोमन वीर पांड्या कट्टाबोमन नायकन, ये इनका पूरा नाम था। तो हुआ क्या? हुआ ये, अच्छा सबसे पहले पॉलीगर्स होते क्या हैं? पॉलीगर्स का मतलब होता है जमींदार, लेकिन ये जमींदार छोटे मोटे जमींदार नहीं थे, इन्हें राजा महाराजा लोग बहुत बड़े बड़े एरिया दान में दे देते थे, पैसों के लिए नहीं, सिर्फ इस विश्वास के ऊपर कि आगे चल के ये पॉलीगर्स हमें मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हमें पुलिस सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ राजा महाराजा इन्हें कुछ पैसे भी दे देते थे कि भाई तुम हमारे साथ लड़ना जब हमें ज़रूरत हो। इसका मतलब ये हुआ ये पॉलीगर्स की सोवर्निटी हो रखी थी, उनके पास पैलेसेस थे, उनके पास फोर्ट्स थे, उनके पास खुद की आर्मी थी। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स ने तिन्नुवल्ली किंगडम जो तमिलनाडु के अंदर है उसका कैप्चर किया तो इनका सोवर्निटी लॉस्ट हो गई। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाना और शुरू कर दिया, तो अब ये गुस्सा हो गए। तो वीर पांड्या कट्टाबोमन ने इनके खिलाफ लड़ाई शुरू की। अब लड़ाई शुरू करी तो लड़ाई में, पहली लड़ाई में तो पॉलीगर्स जीत जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स बाद में उसी लड़ाई में ब्रिटिशर्स बाहर से फोर्सेस मंगवाते हैं और फिर हरा देते हैं। तो कट्टाबोमन नायकन भाग के पुड्डुकोट्टई फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वहाँ के राजा होते हैं इटाप्पन कट्टाबोमन नायकन को पकड़ते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं। बाद में उनको फांसी चढ़ा देते हैं, फांसी चढ़ जाती है किसको? कट्टाबोमन नायकन को। तो ये सब जब हो रहा था ना, तो कुछ ब्रिटिशर्स पॉलीगर्स को पकड़ के अपनी एक जेल में लेके जाते हैं। उस जेल में ले जाने के बाद वो 1801 में वो पॉलीगर्स उस जेल से भाग जाते हैं। फिर वो एक लड़ाई लड़ते हैं जिसका नाम होता है धीरन चिन्नापल्ली, और ये मिलते हैं हमारे कहाँ पे? मराठू पांड्या के साथ। ये दोनों मिलकर सेकेंड वॉर को शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वॉर भी सप्रेस कर दिया जाता है 1805 के अंदर ही। एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने वाली है कि 1803 में ये कवाल फीस लॉस्ट कर चुके हैं। कवाल क्या होता है? एक वॉच फीस होती है। मैंने बताया ना आपको कि अगर ये इनको देखभाल करनी है तो राजा महाराजा इनको फीस देते थे कि भाई तुम हमारी देखभाल करो और तुम एक पैसा अपने पास रखो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की तरफ। अब हरियाणा, सपोज करो ये वाला एरिया हरियाणा का है, मान लो, ठीक है। इस हरियाणा में जो वेस्टर्न हरियाणा है, सिरसा और जो फतेहाबाद है, वहां पे 2 आदमी हुए, पहले ज़बीता खान, दूसरे खान बहादुर। अच्छा ये लड़ाई किस चीज़ के लिए हो रही थी? हो ये रहा था कि 1803 के अंदर, स्टोरी सुनो इसकी भी, 1803 में ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव हुई, जिसके अंदर ये बोला कि ब्रिटिशर्स हरियाणा के कुछ एरियाज को एक्वायर कर रहे हैं। तो वहाँ के जो सिख थे और जो लोकल पीपल थे वो भड़क गए तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सेम चीज़
वेस्टर्न हरियाणा में जहां पे सिरसा और फतेहाबाद है, वहां पे जबीता खान और खान बहादुर अपनी अपनी आर्मी लेके पहुंचे और दोनों ने आपस में मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। ब्रिटिशर्स ने हालांकि इस रिवॉल्ट को सप्रेस जरूर कर दिया था कैप्टन एडम्स के जरिए में, लेकिन ये लड़ाई भी कुछ मानी जाती है। आगे बात करते हैं और बात है वीलुथम्पी, ये एन नहीं है ये एम है, वीलुथम्पी रिवोल्ट की। ये है ट्रैवनकोर। ट्रैवनकोर कहाँ है? सपोज करो ये इंडिया है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये है ट्रैवनकोर वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस एस्टैब्लिश कर दिया। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? ये एक ऐसी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की जिसमें ये बोला गया था कि किसी भी राजा महाराजाओं को अगर ब्रिटिशर्स की हेल्प चाहिए तो उन्हें सब्सिडरी अलायंस को साइन करना पड़ेगा। यानी कि ब्रिटिशर्स अपनी फोर्सेज उस एरिया में भेजेंगी, लेकिन ब्रिटिशर्स की फोर्सेज का जितना खर्चा रहेगा वो उस एरिया का ट्रेजरी ही देगा, यानी कि वो राजा को ही उनके सैलरीज देने पड़ेंगे। तो ये सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया, किससे? ट्रैवनकोर के राजा से। तो वहां के प्रधानमंत्री हुए वीलुथम्पी, प्राइम मिनिस्टर हुए वीलुथम्पी, जिन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया। और इन्होंने है ना नायर ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज किया। नायर ट्रूप वहां की एक ट्राइब है, तो वीलुथम्पी और नायर ट्रूप से मिलके एक चीज बोली जिसका नाम बोला कुंडरा प्रोक्लेमेशन, यानी कि ये बोला कि तुम लोग है ना जब तक आर्म्स नहीं उठाओगे, हथियार नहीं उठाओगे, तब तक ब्रिटिशर्स भागेंगे नहीं यहां से। तो इन दोनों ने मिलकर बोला कि आर्म्स उठाओ और चलो। वीलुथम्पी और नायर ट्रूप दोनों उठे और चल पड़े। हुआ क्या बाद में कि जब ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस किया तो उन्हें ब्रिटिशर्स को मिलिट्री बुलानी पड़ी, ऐसे सप्रेस नहीं हो रहा था। और जब मिलिट्री आई ना तो पता दिक्कत ही हो गई। ये जो ट्रैवनकॉर है ना, इसका जो महाराजा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया और इनको हरा दिया। आगे चल के इस रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया जाता है। ये बात करी हमने कुछ और सिविल अपराइजिंग्स की। आने वाले लेक्चर्स में एक और वीडियो बचा है बस सिविल अपराइजिंग का, उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म, जो फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।